गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। कैसे है सब? देवी और सज्जनों, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। लास्ट क्लास में जैसा कि आपको याद होगा, हम लोग कुछ सर्किट सॉल्विंग में आ गए। मैंने पहले आपको पुराना पॉइंट पोटेंशियल मेथड बताया, जिसमें आइडेंटिफाई करना था सारे पॉइंट जो कि एक जैसे दिख रहे हैं। सिमिट्री वाले सर्किट में ज्यादातर दिखते हैं, हम प्रैक्टिस करके जाएंगे तो हो जाएगा। लेकिन घबराने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि इस तरह के सवाल कभी आज तक आए ही नहीं। तो जब कभी सवाल ही नहीं आते तो फिर हम लोग ज्यादा पीएचडी नहीं करेंगे। बच्चे कह रहे सर, एक हमने सर्किट देखा जिसमें 15,050 रेजिस्टेंस लगे थे, वो हमसे सॉल्व नहीं हो रहा। हम कह रहे हैं उस पर पेट्रोल डालो और आग लगा दो उस सर्किट को। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे सर्किट्स में जिसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस, बहुत सारा खचड़ पचड़ बना हुआ है, क्योंकि वैसे क्वेश्चंस आज तक नहीं पूछे जा रहे, ना एडवांस में पूछे जा रहे हैं, एडवांस में भी नहीं पूछे जा रहे, तो तुम काहे की टेंशन ले रहे हो? ठीक है, थोड़ा सा हाँ भाई। तो जो सवाल एडवांस में नहीं पूछ रहा उसके लिए हम क्यों टेंशन ले, जो सवाल एडवांस के भी बाहर चल रहा है। चलिए आज का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास के नोट्स में थोड़ा आगे के नोट्स भी भेज दिए थे, जो मैं आज के क्लास में पढ़ा रहा हूं, जिससे कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपको आसानी से होए तो, लेकिन आप एक बार पढ़ के आओगे तो आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा। क्लास में टाइम कम लगेगा, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि पहले वाला नोट्स भी आपको आज, जैसे कल के क्लास में आज जो पढ़ाने वाले उसके नोट्स भेजे हैं और वो पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए आपको पढ़ के तुरंत भी समझ में आ जाएगा, जैसे कैपेसिटर में हमने किया भी हुआ था। ठीक है, आज लग रहा है मशीन इधर उधर हो गई है मेरी। चलिए, मिरर सिमेट्री में हमने देखा था कि अगर कोई ऐसा सर्किट बनाए जिसमें कोई ऐसा सर्किट बनाए जिसमें कोई लाइन ड्रॉ करने से लेफ्ट हाफ राइट हाफ विद द टर्मिनल एक दूसरे का मिरर इमेज हो जाए, तो ऐसे में हम लोग कहेंगे कि कोई रजिस्टर, ये जो सारा पॉइंट है ये इक्वी पोटेंशियल हो जाता है। ये कैपेसिटर में किया था, तो जिसने कैपेसिटर में नहीं किया था उसके लिए मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं ब्रीफली, वरना ये दोबारा बताने की कोई जरूरत थी नहीं। और यहां पर भी ऐसे, जैसे कि ये दोनों टर्मिनल के बीच में निकालना है, बीच का आपने रास्ता बनाया, बोला राइट हाफ लेफ्ट हाफ के सारे रेजिस्टेंस एक जैसे लग रहे हैं, मतलब इधर का आर है तो ये आर है, ये 2R है तो ये भी 2R, मतलब मिरर इमेज एक जैसा दिखना चाहिए। तो अगर ऐसा सर्किट दिखा तो बीच के रास्ते में रखे हुए रेजिस्टेंस को हटा दीजिए, आपका सर्किट सिंपली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो any resistance coinciding with the line is removed, any junction on the line is opened, only symmetrical wires are reconnected। ये हमने कैपेसिटर में भी लिखा था, यहां भी लिखा है, इसलिए दोबारा इसको रिपीट नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी सवाल करते हैं। ये मैंने बोला कि B और D के रिस्पेक्ट में बताओ, तो B एक टर्मिनल हो गया और एक D हो गया, बीच के रास्ते में जो रेजिस्टेंस आ गए वो कट गए, तो ये 2R और 2R, आंसर हो गया 2R/3। R का वैल्यू दिया 2, यानी कि 4/3 आंसर हो गया। ऐसे इसमें लिखा हुआ B और A के बीच में बताओ, तो ये B है, ये A है। B और A के बीच में बताओ, तो ये देखो, ये सेम सर्किट ही है, मतलब वही डायग्राम को मैंने ऐसे टर्न कर दिया है। तो इस सर्किट में ये बीच में से लाइन ड्रॉ किया तो ये जंक्शन आ गया, ये जंक्शन का ऊपर वाला रास्ता ऊपर, मतलब लेफ्ट हाफ को राइट हाफ से जोड़ना है। ऐसे नहीं करना कि जंक्शन के लेफ्ट वालों को आपस में जोड़ दो। एक बार एक आध बच्चे के मन में ये भी डाउट हो गया था कि साहब ये हमको कैसे पता चलेगा कि ऐसे जोड़ देना है। अब मुझे बताओ, जिस वायर को जिस वायर से जोड़ा, क्या वो लाइन के अबाउट मिरर इमेज है? क्या तुम्हारा सर और पैर एक दूसरे का मिरर इमेज होता है क्या? तुम्हारा सर ऊपर है और तुम्हारा पैर नीचे है और बीच में कोई मिरर लगाया नहीं हमने, मिरर सामने लगाया तो सर का इमेज पैर में, तुमको ऐसा लगता है कि तुम्हारा जो सर है वो पैर है? मतलब जब आप मिरर में देखते हो कहते हो क्या सुंदर चेहरा है तुम्हारा, तो तुम अपने पैर को देख के बोल रहे होते हो कि क्या सुंदर चेहरा है तुम्हारा। तुम्हारे पैर उतने अच्छे नहीं है, पैर में मुहासे हैं, लेकिन चेहरा तुम्हारा बहुत सुंदर गजब है, ऐसा बोलते हो क्या? क्या बोलते हो? अरे यार देख दे, तो दिमाग है ना, कि जब आपने बोला ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, यहां जंक्शन आया,
तो इस लाइन के लेफ्ट वाला राइट वाले से जोड़ोगे और लेफ्ट वाला राइट वाले से जोड़ोगे। ये होता है मिरर इमेज को जोड़ना। मिरर इमेज लेफ्ट और राइट में आएगा। अगर मिरर के सामने खड़े होते तो ये थोड़ी बोलते हो कि यहां का इमेज मेरे पैर में, अच्छा ये देखो मैंने तो, मेरा पैर काला है, काला मोजा पहन रखा है मैंने। चलिए जो भी है, आप समझ गए खेल। तो आपको ऐसा नहीं करना है। कैसा जोड़ना है? हमेशा लेफ्ट हाफ को राइट हाफ से, अगर बीच में वर्टिकल लाइन आ रही है तो। चलिए, तो हमको यह भी पता चल गया, ये तो मामला बड़ा सिंपल हो गया। आर और आर हो गया 2r, 2r और r हो गया 2r/3, यानी ऊपर का रास्ता हो गया 2r/3 का। फिर r और r ऐड कर दिया तो हो गया 2r + r/3 यानी कि 8r/3, और नीचे भी 2r/3 है, ये r और नीचे वाला r, तो ये तीनों पैरेलल हो गए। 8r/3 इंटू 2r/3 अपॉन 2r/3 प्लस 8r/3, ये हमारा r इफेक्टिव आया। तो ये हो गया 16/9 और ये हो गया 10/3, 16r/9 और 10/3। तो 16r/30 हो गया, यानी 8r/15। चेक कर लेते। रेजिस्टेंस का वैल्यू 2 ओम है, तो 8r/16 यानी 16/15 हो जाएगा। आंसर आ गया। चलिए, अब ये देखो, ये पहले भी हमने किया था, लेकिन इसको एक स्टेप और आगे ले गया हूं। इसमें फोल्डिंग सिमेट्री में एक स्टेप और आगे ले गया हूं। एक स्टेप आगे मतलब, अगर मैंने बोला किसी सर्किट में आपको ऐसा सर्किट दिखे कि अपर हाफ और लोअर हाफ एक जैसा दिखे, मान लो मैंने ऐसा एक सर्किट बनाया, और भी बना सकते हैं, और मैंने बोला इस सर्किट में वैसे तो लेफ्ट हाफ राइट हाफ की भी सिमेट्री आ रही है, लेकिन अपर हाफ और लोअर हाफ भी एक जैसा है। या ऐसे लिख देते हैं आर आर, 2r 2r, 3r 3r, यहां भी आर आर लिख देते हैं। फिर 4r 4r, 5r 5r। तो आप देखेंगे कि ऊपर वाला सारा सर्किट नीचे वाले सर्किट का तो मिरर इमेज है, लेकिन टर्मिनल से पास होने वाला लाइन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए। ठीक, और यहां पे जो लेफ्ट हाफ और राइट हाफ एक जैसा नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हाफ में 2r है, राइट हाफ में 4r है, इधर r है इधर 5r है, तो आगे चलने पर सर्किट बदल रहा है, लेकिन अपर हाफ और लोअर हाफ एक जैसा है। तो हमने बोला अब की लाइन ऑफ सिमेट्री यहां से पास करेगी, ये लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। तो लाइन ऑफ सिमेट्री में इसमें लाइन मिरर इमेज बन गया। अब ऊपर से नीचे फोल्ड कर दो, इस सर्किट को फोल्ड कर दो। फोल्ड कर दोगे तो ये रेजिस्टेंस कट जाएंगे जो ऊपर से नीचे जुड़े हुए, और ऊपर के जंक्शन नीचे के जंक्शन से ऐड हो जाएंगे। तो आप थोड़ा देर इमेजिन करो कि फोल्ड कर दे तो क्या होगा। तो यहां पे बना रहा हूं, ये रहा केवल नीचे वाला हिस्सा, ऊपर को नीचे फोल्ड कर दिया तो नीचे वाला रेजिस्टेंस आया, ये वाला रेजिस्टेंस काट दिया, फिर ये R, फिर ये 2R, नीचे वाला हाफ केवल ड्रॉ कर रहे हैं, फिर ये दोनों रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस। नीचे वाला हाफ केवल देख रहा हूं, बीच के रास्ते में कोई रेजिस्टेंस नहीं था, उसको नहीं छुआ है। यहां पे जो रेजिस्टेंस है नीचे वाला। अब अपर हाफ को लोअर हाफ में अगर मोड़ दोगे तो ये वाला रेजिस्टेंस है, ये ऐसे हवा में ही रह जाएगा, और ये हवा में रह जाएगा, गायब हो जाएगा। वैसे ही मैंने बोला था अपर हाफ लोअर हाफ के बीच में डायरेक्टली अगर रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तो उनको काट दो, क्योंकि ऊपर नीचे पोटेंशियल सेम होता है। तो ये रेजिस्टेंस हो गया। अब क्योंकि अपर हाफ लोअर हाफ में मिलाया तो R और R मिलके R/2 हो जाएगा, ये 2R और 2R मिलके 2R/2 हो जाएगा, ये 3R और 3R मिलके 3R/2 हो जाएगा, ये अपर हाफ और लोअर हाफ मिलके R/2 और R/2 हो जाएगा, ये 4R/2 हो जाएगा, और ये
5R/2 हो जाएगा। अब ये सिंपल सीरीज पैरेलल का सर्किट है, क्या इसका आंसर हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं? तो ऐसे आप अगर फोल्ड कर दें, लिखा हुआ ईच रेजिस्टेंस बिकम्स हाफ ऑफ द ओरिजिनल एंड एनी रेजिस्टेंस जॉइनिंग द सर्किट परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी इज रिमूव्ड। अगर लाइन ए बी के परपेंडिकुलर अपर हाफ लोअर हाफ अपर हाफ लोअर हाफ को मिलाते हुए कोई रेजिस्टेंस बनाया है तो वो रेजिस्टेंस कट जाएगा, हटा दो। समझ गए क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ये है, इस सर्किट में मान लो हर एक रेजिस्टेंस आर है, इसका आंसर हमें पता लगाना है। तो पहले तो ये वाले सारे काट दो, फिर अलग अलग सॉल्व कर दो। 1 2 3 4 5, ऊपर भी 5 5R है, नीचे भी 5R है, आंसर हो जाएगा 5R/2। ऊपर अलग 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 रेजिस्टेंस है तो फिर सीरीज सीरीज पैरेलल बाद में भी कर सकते हैं। हाँ, इस सर्किट को O और A के अबाउट पूछा, O और A के अबाउट। अब O और A के अबाउट पूछेंगे तो थोड़ी देर के लिए OA वाला रेजिस्टेंस आप साइड में रख के देखिए। ये मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था कि अगर जो दो टर्मिनल्स दिए होते हैं, कोई रेजिस्टेंस उनके अक्रॉस डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। हाँ, तो अगर होल्डिंग की जगह पहले ही हाफ वैल्यू कर दिया तो चलेगा। हाँ, पहले ही हाफ कर दो, लेकिन हाफ ही सॉल्व करना भाई। ऐसे नहीं कि ऊपर वाले को भी हाफ कर दिया, नीचे वाले को भी हाफ कर दिया, फिर ऐड कर रहे हो, तो फिर तो गलती हो जाएगा, फिर तो 1/4 हो जाएगा। थोड़ा दिमाग लगाना। अगर एक ही साइड सॉल्व करना, फोल्डिंग वोल्डिंग छोड़ो, आप या तो नीचे वाला सॉल्व कर दीजिए केवल, और उसके हर रेजिस्टेंस को पहले से हाफ कर लीजिए, लेकिन सिमिट्री होता नहीं। यहां पे O और A, क्रिस्टियानो रोनाल्डो कह रहे हैं सर धीरे धीरे चलिए यार, इसीलिए तो ये सब भेजा था और ये कैपेसिटर में भी किया है। जो चीज पढ़ी हुई है अगर उसमें भी ज्यादा समय लगाएंगे तो भाई सिलेबस अगले साल खत्म होगा 2023 में। O से A, O से A, O से A के बीच में डायरेक्ट कैपेसिटर रजिस्टर लगा है और बोला है O से A के बीच का ही हमको इफेक्टिव वैल्यू निकालना है। तो मैं क्या करता हूं, O से A वाला रेजिस्टेंस थोड़ी देर के लिए हटा देता। O से A वाला रेजिस्टेंस थोड़ी देर के लिए हटा देते, और बचा हुआ ये देखो O से A वाला हटा दिया और उस O से A वाले को अलग से नीचे ज्वाइन कर दिया। ये देखो अलग से ज्वाइन कर दिया, यहां से हटा दिया और उसको A से O के बीच में अलग से ज्वाइन कर दिया। तो सर O तो यहां था सेंटर पे, वो यहां कैसे आ गया? मैं अगर इसको छुपा लूं और इसको उठा के ऐसे फोल्ड करके पीछे ले आऊं, O को ऐसे उठा के, मान लो ये सब फ्लेक्सिबल वायर हैं, इसको उठा के पीछे ले आऊं, थोड़ा इमेजिन करना, इसको ऐसे उठाऊं और ऐसे फोल्ड कर दूं, इसको ऊपर की साइड फोल्ड कर दूं, तो ये B से C वाला C बीच में ले आए और O ऊपर ले जाए, C नीचे ले आए और O ऊपर ले जाए, तो B से C वाला यहां आ जाएगा, B से C वाला यहां आ जाएगा और O ऊपर चला जाएगा। तो मैंने ऐसे ही O को इधर कर दिया और B और C को इधर ऐसे घूम गया ये सर्किट। थोड़ा दिमाग लगाना। तो क्या B से C वाला रेजिस्टेंस है? देखो एक A से B रेजिस्टेंस है, एक A से D रेजिस्टेंस है, A से B, A से D। फिर एक रेजिस्टेंस B से C की तरफ जा रहा है और एक B से O जा रहा है, B से C जा रहा है, B से O जा रहा है। ऐसे ही एक रेजिस्टेंस D से C जा रहा है, D से O जा रहा है, एक D से C जा रहा है, एक D से O जा रहा है और एक C से O जा रहा है। तो O टर्मिनल है, टर्मिनल को थोड़ा बाहर की तरफ रख दिया जिससे कि करंट इधर से एंटर करे और इधर से बाहर आए, हमको क्लियरली सर्किट दिखे। लेकिन इस सर्किट में लाइन ऑफ सिमिट्री यहां नहीं बना सकते क्योंकि इधर का कोई रेजिस्टेंस दिया नहीं है, दिस रेजिस्टेंस इज नॉट देयर। तो लेफ्ट हाफ और राइट हाफ सिमिट्रिकल नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको बीच में लाइन ड्रॉ कर दूं तो अपर हाफ लोअर हाफ सिमिट्रिकल है। अब मैंने बोला इसको फोल्ड कर दो। अगर आप इसको फोल्ड करेंगे तो ये वाला AB वाला रेजिस्टेंस AD वाले रेजिस्टेंस के साथ मिल जाएगा और BO वाला रेजिस्टेंस DO वाले के साथ मिल जाएगा, लेकिन CO वाला किसी के साथ नहीं मिलेगा। ये BC वाला रेजिस्टेंस AC वाले CD वाले रेजिस्टेंस के साथ भी मिल जाएगा।
तो आपको कुछ रेजिस्टेंस तो आपस में मिलते हुए दिखेंगे। आप सर्किट रीड्रॉ करने की कोशिश करो भाई। जैसे ए है, ए से ओ अलग से निकाल दो, वो बाद में जोड़ देना। मैंने यहां से ए से बनाना स्टार्ट किया। कोई कह रहा है सर सर्किट ही समझ नहीं आया, आपने कैसे बनाया? अब देखो, ए से मैंने सर्किट स्टार्ट किया, ए से बी और ए से डी दो रास्ते हैं। ए से बी, ए से डी दो रास्ते बना लिए। अब बी से ओ एक रास्ता जा रहा है, बी से सी एक रास्ता जा रहा है। अब कि मैं सी को यहां बना देता हूं, बी से सी, ए से बी, ए से डी। बी से सी एक रास्ता बन गया और सी से डी एक रास्ता बन गया, ठीक है। बी से सी वाला रास्ता कर लिया, सी से डी वाला कर लिया। अब बचा बी से ओ, तो बी से ओ एक रास्ता हो गया और डी से ओ एक रास्ता हो गया, बी से ओ और डी से ओ। फिर सी से ओ भी एक रास्ता है, तो सी से ओ भी बना दिया। फिर यहां पे ओ लिख दिया। अब लिखा है कि ए से ओ के बीच में भी एक रेजिस्टेंस जो हटाया था आपने, ये वाला हटाया था, इसको वापस लगाओ। वो वापस लगा दिया हमने। अब ये सर्किट हो गया। इसमें अगर लाइन ऑफ सिमिट्री बनाए तो ये तो टर्मिनल से पास कर रही है, तो अपर हाफ को लोअर हाफ में फोल्ड कर दो। मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, तो अपर हाफ का ये रेजिस्टेंस इसमें मिल जाएगा। तो ए से स्टार्ट किया, नीचे R/2 हो गया। फिर सी, यहां डी से सेंटर तक एक रेजिस्टेंस है, इसको भी R/2 कर दिया। यहां सी लिखा है, ये डी लिखा है, ये भी R/2 हो गया। अब ये सब गायब हो गए ऊपर वाले, ये वाला इसमें मिल जाएगा यहां पे। तो डी से ओ एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, वो भी R/2 हो गया। लेकिन सी से ओ वाला रेजिस्टेंस किसी फोल्डिंग में नहीं आया, वो R ही है। सी से ओ का मिरर इमेज कोई नहीं है, वो ऐसे फोल्ड हुआ, सी से ओ एक ही बार है, वो R है। और यहां पे O लिख दिया। इसके अक्रॉस एक रेजिस्टेंस नीचे और लगा हुआ है। तो अगर आप सर्किट थोड़ा पहचान पा रहे हैं तो आपको इस सर्किट का आंसर जरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो जरा सॉल्व करके बताओ क्या हुआ। मैं फिर से एक बार इसको ड्रॉ कर रहा हूं, जो लोग थोड़ा स्लो समझ रहे हैं वो फिर से देखें। मैंने अपर हाफ को लोअर हाफ में मिला दिया, तो ये रास्ता गायब हो गया। इतना रास्ता गायब कर दो, ये वाला सर्किट नहीं देखना। अब आपको क्या नीचे नीचे का सर्किट दिख रहा है, वही ड्रॉ करना है। तो ए से नीचे, फिर सी, सी से ओ, ओ से डी, ए ओ, इनके बीच में एक रेजिस्टेंस यहां R है। ये R/2 है, मिरर इमेज हुआ। ये R/2 है, मिरर इमेज हुआ। ये R ही रहा, ये R/2 मिरर इमेज हुआ। तो R/2 और R सीरीज में ये दोनों 3R/2 हो गए, इनके साथ पैरेलल हो गया। तो 3R/2 और R/2 यानी 3R/8 हो जाएगा। 3R/8 और R/2 सीरीज में है, तो 3R/8 प्लस 4R/8, मतलब R/2 ऐड कर दिया, तो आया 7R/8। एक बार फिर चेक कर लेते। R/2 प्लस R, 3R/2 है, 3R/2 और R/2, 3R/2 इंटू R/2 अपॉन 3R/2 प्लस R/2। 3R/2 प्लस R/2 हो जाएगा 2R, और ऊपर है 2R का R कैंसिल कर देते हैं, और ऊपर है 3R/2 इंटू R/2 यानी 3R/4 अपॉन 2, 3R/8। 3R/8 प्लस R/2 करेंगे तो 4/8 ये हो जाएगा, 3/8 ये 7R/8। तो ये वाला सर्किट 7R/8 है, उसमें नीचे R और लगाया, तो 7R/8 और R पैरेलल में है, तो पैरेलल में 7R/15, ये बस ये ऐड हो जाता है ये दोनों। CD वाला रेजिस्टेंस कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि CD वाला रेजिस्टेंस B और D के अक्रॉस डायरेक्टली नहीं लगा है। अरे लल्लुओं, लल्लू अलर्ट आ गया मेरे पास, लल्लू अलर्ट, ऐसे सायरन बजने लगा। क्या ये B और D के अक्रॉस डायरेक्टली कनेक्टेड है लल्लू लोगों? क्या B से D डायरेक्टली कनेक्टेड है? कैसी बात कर रहे हो? ये B से C कनेक्टेड है। क्या B ये C से D कनेक्टेड है? क्या C और D इक्विपोटेंशियल पॉइंट है? अरे भाई B से C वाला क्यों कैंसिल होगा यार? कैसी गंदी बातें कर रहे हो?
कह रहे सर ये बीच में आ गया, आपने बोला था सर जो बीच में आ जाए कैंसिल। अरे यार तुम लोगों को जो पढ़ाते हैं उसमें बड़ा ही आप लोग झंडू ढूंढी लेते हो। यहां पे अपर हाफ के लोअर हाफ से कनेक्टेड, अपर हाफ से लोअर, ये बीच में कहीं कनेक्टेड है क्या? बीच में कनेक्टेड है क्या? अपने आप ही कहानी बना ले रहे हो तुम लोग यार। नहीं सर हमारे दिमाग में आ गया, अब हम यही मान लेंगे। क्यों मान लोगे भाई? बी से सी कनेक्टेड है तो सी क्या अपर हाफ का पॉइंट सी क्या लोअर हाफ में है? क्या बात कर दी है? सी बीच में है, बी से सी अपर हाफ का एक सर्किट का पार्ट हो गया, ये हो गया। ये थोड़ी ना बोला है कि अपर हाफ का कोई भी रेजिस्टेंस लोअर हाफ का कोई भी रेजिस्टेंस काट दोगे, ये थोड़ी ना बोला। ये बोला आप देखो ला 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 ला, हाँ क्या मैंने इसमें ये रेजिस्टेंस भी काट दिए थे? ये बोले सर अपर लोअर हाफ का अपर हाफ से कनेक्टेड है, देखो ये काट दिया। अपर हाफ से यहां कनेक्ट होके लोअर हाफ, अबे कैसे काट दोगे? ये अपर हाफ का रेजिस्टेंस है, ये यहां कनेक्टेड है, ये यहां कनेक्टेड है भैया, तो आपको फोल्ड करना ही अलाउड है। ये नहीं कि लोअर हाफ में कोई रेजिस्टेंस होगा उस जैसा अपर हाफ में भी होगा तो दोनों कट जाएंगे, ये थोड़ी ना बोला। जो अपर हाफ और लोअर हाफ के डायरेक्टली कनेक्टेड है, बीच में से कोई कनेक्शन नहीं आ रहा। ठीक है, हाँ। एक बच्चा बोला सर स्टार डेल्टा बताओ। स्टार डेल्टा मैं नहीं बताऊंगा, मैं डेल्टा स्टार बताऊंगा। सर स्टार डेल्टा डेल्टा स्टार सेम ही तो है। अरे जो सेम बोलते हैं वो लल्लू हैं, उनको पीटो। और स्टार से डेल्टा कन्वर्जन नहीं बताएंगे, डेल्टा से स्टार कन्वर्जन ही बताएंगे, क्योंकि हमको केवल सीखना नहीं है, सवालों में यूज भी करना है भाई। और शायद ही कभी कोई ऐसा सवाल आएगा जिसमें डेल्टा स्टार यूज करना पड़ेगा, लेकिन डेल्टा टू स्टार यूज करने के लिए एक ही चीज सिखा के भेजूंगा जिससे कि आपको यूज करना पड़े तो पड़ जाए। देखो फैंसी बातें करना बड़ा आसान है, मैंने तुम्हें यह मेथड भी बता दिया, वो एग्जाम में कोई काम ही नहीं आ रहा तो बता के फायदा क्या? एग्जाम में कोई नहीं लग रहा, एग्जाम में जो सवाल आ रहे हैं वो बिना मेथड के ही हो रहे हैं, और हमने यहां से सजा सजा के भेज दिया तुम्हें कि ये लो यार, जाओ मैदान में युद्ध करने जा रहे हो, ऐसा करो, ये बॉर्नवीटा भी रख लो, और ऐसा करो ये एक अंडा भी रख लो, और ऐसा करो यार ये चम्मच भी रख लो, क्या पता कोई दुश्मन को चम्मच से मार दोगे। अरे पागल, यूज काम ही नहीं आएगा तो क्या करेंगे? वही हथियार देके भेजेंगे जिसको कर पाओगे यूज। चलिए, अ नेटवर्क ऑफ 9 कंडक्टर्स कनेक्ट 6 पॉइंट्स A B C D E F as shown in the figure. The figure denotes resistance in ohm. बहुत सारा बकवास बात लिख दिया इस फोटो में। Find the equivalent resistance between A and D. मैं सर्किट रीड्रॉ करूंगा, आप थोड़ा पहचानना A and D। जो बच्चा समझ गया इसको कैसा क्या होता है वो अभी कलाकारी खेल जाएगा। मैंने पहले क्या किया, A और D अगर टर्मिनल है तो A और D के बीच में जो रेजिस्टेंस है उसको हटा दिया। A और D का रेजिस्टेंस हटा दिया। क्यों सर आप, ये तो सिमेट्री नहीं है ना? अरे हटा के अलग से बाद में लगा देंगे रे। फिर इसको क्या किया, इस D पॉइंट को ऐसे ऐसे फोल्ड करके नीचे गिरा दिया। क्या आप ऐसा कर सकते हो कि इस ट्राइंगल को, जो DEF वाला ट्राइंगल है, उसको ऐसे उठा के F और E वाले पॉइंट को बाहर लाके यहां ले आओ, यानी ऐसे हो जाए। ये देखो C से F यहां आ जाए, और C से B से E यहां आ जाए, और EF यहां आ जाए, ये ऐसे घूम रहा है, और फिर इधर ट्राइंगल बन जाए। क्या ऐसा इसको फोल्ड करके घुमा सकते हो? बोलो भाई, क्या ऐसे फोल्ड करके घुमा सकते हैं? बिल्कुल सर घुमा सकते हैं, ये तो हट जाएगा, इसको बाद में लगा देंगे, A से नीचे D तक बाद में। ठीक है, तो पहले मैं क्या कर रहा हूं, इसको ऐसे 90 डिग्री घुमा दे रहा हूं, ऐसे 90, फिर इधर फोल्ड कर देंगे। देखो जरा ध्यान से, ये देखिए ऐसे एरो बनाया, हा, ये 90 डिग्री घुमा दिया। अच्छा, अब ये 90 डिग्री घुमा के
ए से डी वाला रेजिस्टेंस को हटा देंगे और डी पॉइंट को यहां ले आएंगे, तो ये सी से एफ ऐसे हो जाएगा, बी से ई इधर हो जाएगा और ई से एफ इधर हो जाएगी। ये एफ आ गया, ये ई आ गया और फिर ऐसे ये देखो यहां डी आ गया और डी यहां आ गया, तो ए से डी वाला जो रेजिस्टेंस है वो अलग से ए से डी के अक्रॉस लगा देंगे। बोलिए समझ में आ रहा है क्या? तो इस सर्किट को दोबारा देखो, मैंने बनाया, ये देखो नेक्स्ट पेज पे बना है, नेक्स्ट पेज पे ये बन गया। देखो ध्यान से, ये ए सी बी वाला जो ट्राइंगल है उससे सी एफ देखो ऐसे बना था, ए सी बी एक था, उसके अंदर वाला फोल्ड करके इधर ले आए तो ए सी बी तो इधर दिख रहा है, अंदर वाला ट्राइंगल कहां गया? वो गायब हो गया, इधर आ गया। सी से एफ इधर था, बी से ई इधर था, देखो एफ इधर था और ई इधर था, फिर इनका भी एक ट्राइंगल बना था, छोटा सा लग रहा था लेकिन रेजिस्टेंस सारे बराबर, यहां पे ओ दिख रहा था, ये डी दिख रहा था। मैंने क्या किया, इसको भी इधर ऐसे कर दिया, इसको भी इधर ऐसे कर दिया और इसको वापस ऐसे बड़ा बना दिया। बोलो कुछ समझ में आया क्या? थोड़ा फोटो को चेंज करना पड़ेगा अपने हिसाब से। तो मुझे दिख रहा है एक ट्राइंगल एसीबी, एक ट्राइंगल ईएफडी, यही ट्राइंगल इसके अंदर घुसा हुआ था और एक सीएफ और बीई वाले साइड्स और थे। एक बार और देखो, क्या देखो, एक ट्राइंगल एसीबी है, एसीबी, और एक ट्राइंगल ये वाला आया, इसको उठा के ऐसे उठा के यहां ले गए, इसको ऐसे खींच के यहां ले गए, तो बी से ई बी इधर आ गया, सी से एफ इधर आ गया और ये ट्राइंगल भी बड़ा ए बी सी जैसा दिखने लगा। तो आपको दो ट्राइंगल बीच में एक रेक्टेंगल दिख रहा होगा। अगर ट्राइंगल रेक्टेंगल को अब ध्यान से देखो तो क्या आपको फोल्डिंग सिमिट्री से अपर हाफ और लोअर हाफ के दो रेजिस्टेंस गायब होते हुए दिख रहे हैं? ये दोनों गायब हो गए। अगर मुझे ऐसा सर्किट दिख गया, देखो ये सब बड़े फेमस सर्किट हैं, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन एक एक बार थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे तो एग्जाम में ऐसा ही आएगा तो कर लेंगे, वैसे एग्जाम में नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो अभी ये दोनों हट गए, तो ऊपर वाला रास्ता 3R, नीचे वाला 3R यानी 3R/2 हो गया, और ये नीचे वाला रास्ते में केवल एक रेजिस्टेंस आ रहे ए और डी के बीच में, तो R R और R, R R और R, 3R मिलके 3R/2 और R 3R/5 आंसर आ गया। कह रहे सर इसमें ये वाला भी तो सिमिट्री हो सकता है। अरे यार ऐसा सिमिट्री बनाने का क्या फायदा है? क्या इसमें कोई रेजिस्टेंस को इंसाइड कर रहा है? नहीं सर। तो हटेगा कोई रेजिस्टेंस? नहीं सर। क्या इसमें कोई जंक्शन आ रहा है? नहीं सर। तो कोई जंक्शन खोल पाओगे? नहीं सर। तो इस सिमिट्री का फायदा क्या है? सिमिट्री बना लो, रख लो घर में, इस सिमिट्री का कोई फायदा नहीं हो रहा। हालांकि ये लाइन ऑफ सिमिट्री भी हो सकता है, लेफ्ट हाफ राइट हाफ एक जैसा है, लेकिन अगर ए बी, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, केवल अपर हाफ को सॉल्व करो, तो सिमिट्री वाला ये जो लाइन है इसका अपर हाफ और लोअर हाफ एक जैसा है, दो रस्तों का भी एक जैसा होगा, तो उसमें डायरेक्टली जुड़े रेजिस्टेंस कट जाएंगे। याद रखिए बीच में कुछ नहीं होना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं, मैंने सवाल में कुछ पढ़ा नहीं ढंग से। हाँ, इसमें अलग अलग रेजिस्टेंस के वैल्यू अलग अलग हैं, इसलिए आंसर में अंतर आ सकता है। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। यहां का जो रेजिस्टेंस है वो 2 ओम है और ये रेजिस्टेंस भी 2 ओम है, यानी बीई और एफसी वाला रेजिस्टेंस 2 और 2 है और डी और एडी वाला भी 2 है। हाँ भाई, तो ये गड़बड़ कर दिया हमने, सवाल सही नहीं हुआ। तो मैं क्या करता हूं, इस सारे रेजिस्टेंस को बराबर मान लिया था, इसमें वैल्यू अलग अलग दी है, तो यहां लिखा 1 1 2
2 1 1 और फिर नीचे भी 2 है। अब जरा सॉल्व करो। तो ऊपर के रास्ते में 4 हो गया, नीचे के रास्ते में 4 हो गया, 4 और 4 2 हो गया, 2 और 2 1 हो गया। तो आर इफेक्टिव का आंसर 1 ओम आ गया। हाँ, फोल्डिंग सिमेट्री सर्किट रीड्रॉ करने से पहले भी आ रहा था, लग रहा था। तो आप बिना उसके भी सर्किट रीड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, पहले ही फोल्ड कर सकते थे। जैसे एडी के ऊपर पहले ही फोल्ड करते थे, उससे भी हो जाता। ट्राई कर लेना भाई। यहां लिखा है नेटवर्क मेड बाय कंडक्टिंग वायर्स ऑफ रेजिस्टेंस आर ईच फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस एडी। एडी के बीच में अगर लाइन ड्रॉ करेंगे तो एफ ई एफ वाला कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो फिर ट्राइंगल रेक्टेंगल यही सब बन जाएगा, आराम से सॉल्व हो जाएगा। कर लेना खुद। अब ये नॉर्मल वाला सिमेट्री था, फोल्डिंग सिमेट्री नहीं था, नॉर्मल सिमेट्री था। ये ऐसे और ये ऐसे एक प्लेन बनाया, तो ये प्लेन में ईएफ वाला रेजिस्टेंस आ गया, उसको काट दिया, तो फिर अब सिंपल सर्किट हो जाएगा। ए से डी पहुंचने के ये ई से रास्ता है, एक ए से डी डायरेक्ट है, और ये एक पीछे वाला रास्ता है। तो पीछे वाले में दोनों सीरीज, ये पैरेलल, फिर दोनों सीरीज, फिर बाकी पैरेलल। 8 identical resistance R each are connected along edges of pyramid having square base ABCD as shown in the figure. The equivalent resistance between A and D. ये भी कर लोगे भाई, ये भी बीच में से लाइन बनाओगे तो ये सर्किट 2 पार्ट में बराबर ब्रेक हो जाएगा। होमवर्क, ये भी होमवर्क। सवाल है फाइंड आर इफेक्टिव बिटवीन बी एंड ये सब सवाल आने का चांस इंटायरली 0 है, नेग्लिजिबल। लेकिन क्या है कि ये पॉपुलर क्वेश्चंस हैं। अगर एक टीचर ये सवाल नहीं कराए तो लोग उसको टीचर नहीं मानते हैं। लोग कहते हैं अरे सर ये सब तो सवाल आपने कराए नहीं, ये तो बड़ी बड़ी बुक्स में दिए हैं, हमारे फेमस ऑथर की बुक्स में दिए हैं सर, वो कोचिंग के सर कराते हैं, ये कोचिंग के सर कराते हैं। तो ये पॉपुलर सवाल हैं, एंटरटेनमेंट के लिए बनाए गए हैं। इसमें ये स्टार का रेजिस्टेंस निकालना सीख गए तो लोग 4 लोगों को बताते हैं हमारे यहाँ तो स्टार का बताया, अच्छा तुम्हारे यहाँ 5 वाले कॉर्नर का स्टार बताया, हमारे यहाँ तो 7 कॉर्नर वाले स्टार का बताया। कोई कह रहा नहीं हमारे यहाँ तो 24 कॉर्नर वाले स्टार का बताया। तो ऐसे ही लोग एक दूसरे को लल्लू प्रूव करते हैं, एंड में वो खुद ही लल्लू प्रूव हो जाते हैं। देसी लोग। हाँ चलिए, ये हमने किया हुआ है। 12 आइडेंटिकल रेजिस्टेंस 1 ओम ईच, ये बी और डी के बीच में है। ये वाला याद होगा आपको, लाइन ऑफ ये ऐसे प्लेन ऑफ सिमेट्री था, याद आ गया क्या? ये ऐसे प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया, ये वाला केस याद आ गया होगा आपको। तो अगर ऐसे देखें तो ये वाला रेजिस्टेंस गायब कर दिया मैंने, और देखिए ये वाला रेजिस्टेंस भी गायब हो गया, दिखा गया? अब 2 रेजिस्टेंस गायब हो गए, आर और आर 2R, आर और आर 2R, यानी ये 4 मिलके R, फिर आर और आर यानी ऊपर के रास्ते में 3R, आर और आर 2R, आर और आर 2R, 2R और 2R मिलके R, तो 3R और R पैरेलल में है, 3R/4 आंसर है। बहुत बढ़िया, लेकिन जल्दी जल्दी कर लेते हैं कुछ। ये चलो व्हीटस्टोन ब्रिज आ गया, व्हीटस्टोन ब्रिज जितना सिमेट्री था कर लिया यार है। अब प्रीवियस ईयर के पेपर देख लेना एक बार, एक भी आपको ऐसा लंबा चौड़ा सवाल नहीं मिलेगा। क्या व्हीटस्टोन ब्रिज इंपॉर्टेंट है, इसका सवाल आने का चांस बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट। मतलब अगर आपको सर्किट बना हुआ सवाल दिखे तो आप ऐसे ही टेस्ट करना, पहले चेक करना व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं, पहले ही चेक करना व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं, फिर चेक करना सिमेट्री
यानी मिरर सिमिट्री या फोल्डिंग सिमिट्री है कि नहीं। अगर सर्किट बना है तो पहला अपने आप से पूछना क्या मिरर सिमिट्री है। मेंस में नॉर्मली सॉरी ये व्हीटस्टोन ब्रिज का सवाल ही चलाएगा। भगा इसलिए रहे हैं क्योंकि ये सब पढ़ा हुआ है, इसलिए भगा रहा हूं मैं, ज्यादा नाटक नहीं करो। अभी ये R1 R2 R3 R4 ऐसे लिख दिया, तो मैंने बोला कि इफ गैल्वेनोमीटर ये जो बीच में लगा हुआ डिवाइस G, इसका रीडिंग है 0, यानी नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का ये जो कांटा है ये खिसका ही नहीं, तो आप बोलेंगे R1 अपॉन R3 इक्वल टू R2 अपॉन R4। या तो ये ऊपर से नीचे वाले रेजिस्टेंस का रेशो, इधर भी ऊपर से नीचे वाले रेजिस्टेंस के रेशो के इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाए तो गैल्वेनोमीटर वाले ब्रांच को तुम हटा सकते हो, तो R1 R2 सीरीज हो जाएगा, R3 R4 सीरीज हो जाएगा और फिर पैरेलल हो जाएंगे, तो R इफेक्टिव जल्दी से सॉल्व भी हो जाएगा। आप इसको अपर हाफ और लोअर हाफ के रेशो में भी लिख सकते हो कि अपर हाफ के दो रेजिस्टेंस का रेशो अगर लोअर हाफ के दो रेजिस्टेंस के रेशो के बराबर है तो भी गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0, तो भी सीरीज पैरेलल से इफेक्टिव रेजिस्टेंस आसानी से सॉल्व हो जाएगा। वाइस शेख बोल रहे हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज कहीं यूज होता है क्या असली लाइफ में। हाँ जी, यूज होता है ना व्हीटस्टोन ब्रिज पर। बेस्ड कॉन्सेप्ट मीटर ब्रिज करेंगे। ये एक ऐसा डिवाइस होगा जो अननोन रेजिस्टेंस के वैल्यू पता लगाएगा, और उसी पर बेस्ड एक पोस्ट ऑफिस बॉक्स होगा। पोस्ट ऑफिस बॉक्स का काम भी अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू पता लगाना होगा। तो दो इंस्ट्रूमेंट डायरेक्टली बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसलिए व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है। मीटर ब्रिज एंड पोस्ट ऑफिस बॉक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट एज शोन व्हेन की इज प्रेस्ड व्हाट विल बी द चेंज इन रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर। अगर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तो इसका करंट पहले से ही इसमें जा रहा था और इधर करंट 0 ही रहना था। अगर स्विच क्लोज करोगे तो भी करंट 0 रहेगा, यानी कि यहां का I1 करंट ही यहां I1 जाएगा, इधर का I2 करंट ही इधर I2 में जाएगा। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस भी R है, R बाय R इक्वल टू R बाय R, सो देयर इज नो चेंज इन करंट। आप बोलेंगे नो चेंज, तो रीडिंग में 0 चेंज, मतलब ये तो दो ऑप्शन सही हो गए। व्हाट विल बी द चेंज इन द रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर, नहीं मतलब नो चेंज, नो चेंज ठीक है। जीरो का मीनिंग ये भी हो गया कि गैल्वेनोमीटर का रीडिंग 0 हो जाएगा, विच इज नॉट ट्रू। गैल्वेनोमीटर का रीडिंग will not change, it will have the same reading as before, but the value of reading will not change. चलिए, the current I drawn from 5 volt source will be, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पे लिखा है रेजिस्टेंस 10 ओम, यहां है 5, 10 by 5 होता है 2:1, इधर हो गया 20 ओम, ये 10 ओम 2:1, तो बीच वाले 10 ओम में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो उस बीच वाले 10 ओम को मैंने हटा दिया। इसका मतलब यह हुआ कि यहां से जब करंट जाएगा तो 10 ओम वाला करंट तो 20 ओम से होके जाएगा, और इधर से 5 ओम वाला करंट नीचे मुड़ के 10 ओम से जाएगा, फिर मिल जाएगा। तो ऊपर वाले रास्ते में आपको 10 ओम और 20 ओम यानी दो रेजिस्टेंस सीरीज में दिखेंगे, नीचे वाले रास्ते में आपको 5 ओम और 10 ओम सीरीज में दिखेंगे, फिर यहां पे बैटरी 5 वोल्ट की लगी है। तो आप कहेंगे ये 30 ओम हो गया, ये 15 ओम हो गया, मतलब ये R और 2R हो गए, तो 2R/3 हो गया। रेजिस्टेंस R की जगह हम 15 लिख देंगे, तो आंसर आ गया 2 × 15/3, कैंसिल किया 5, आंसर आया 10 ओम। तो करंट यहां 5 वोल्ट का बैटरी का टोटल रेजिस्टेंस हो गया 10 ओम, तो हमारा करंट हो गया 5/10 यानी कि 1/2 एम्पियर। मोशिश PYQ बढ़ाओ।
PYQ 2-3 साल के करने से नहीं फायदा होगा। प्रीवियस ईयर के कम से कम 10 साल के सवाल आपको करने चाहिए जेई मेंस और जेई एडवांस के, स्पेशली जेई एडवांस के, चाहे उसके लिए सॉल्यूशन ऑफ जेई एडवांस देखना पड़े। प्रीवियस ईयर के पेपर 10 साल के करो, स्पेशली जेई एडवांस के, और जेई एडवांस के पेपर के सॉल्यूशन भी देखने पड़े तो सॉल्यूशन देख के करो सवाल, लेकिन सॉल्यूशन देखने के बाद तुमसे सॉल्व होना चाहिए। मतलब सॉल्यूशन देख लिया, कोई सवाल नहीं हो रहा, जैसे 10-20% बहुत ही डिफिकल्ट सवाल होते भी हैं, लेकिन वो सारे एक साथ एक ही ईयर में नहीं आते हैं। तो किसी एक साल मैकेनिक्स का सवाल डिफिकल्ट होगा, किसी एक साल थर्मो का होगा, किसी पेपर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डिफिकल्ट होगा। लेकिन आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 15 सवाल देखेंगे तो 14 इजी होंगे, 15वां थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो आप 15वें वाले का सोल्यूशन देखेंगे, तो सोल्यूशन देखने के बाद एक बार फिर से सॉल्व करके देखो अपने आप कि क्या अब मुझसे ये सवाल दोबारा आए तो हो जाएगा। तो अगर सिमिलर कॉन्सेप्ट आ गया तो आपका मेन गेम बन जाएगा। एमिटर विल रीड द वैल्यू ऑफ करंट। बोलो भाई, यहां पे व्हीटस्टोन ब्रिज इस जगह पर दिख रहा होगा आपको, क्या यहां व्हीटस्टोन ब्रिज दिखा? व्हीटस्टोन ब्रिज यहां पे दिख गया क्या? तो व्हीटस्टोन ब्रिज का अगर ये वाला रेजिस्टेंस हम काट दे तो 5 और 5 10 हो गया, 5 और 5 10 हो गया, 10 और 10 5 हो गया। तो ये चारों रेजिस्टेंस मिला के 5 है। फिर ये ऊपर वाला रास्ता 5 है और ये 5 और 5 10 है। क्या पूछा है? हाँ, ये एमीटर का रीडिंग पूछा है। तो यहां पे जो बैटरी है 10 वोल्ट की है, ऊपर के रास्ते में 1 एम्पियर, मतलब ये दोनों मिला के, या ऐसे बोल दो ये भी 10 हो गया, ये भी 10 हो गया और ये भी 10 हो गया। तो इस 10 में भी 1 एम्पियर करंट जाएगा, इस 10 में भी 1 एम्पियर करंट जाएगा, इस 10 में भी 1 एम्पियर करंट जाएगा। तो टोटल करंट जाएगा 3 एम्पियर, 3 एम्प्स। थ्री एम्प्स हो गया आंसर। व्हीटस्टोन ब्रिज रेजिस्टेंस P एंड Q अप्रोक्सीमेटली इक्वल। R का वैल्यू 400 ओम है, द ब्रिज इज बैलेंस्ड। तो P और Q अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल है ऐसा नहीं बोला। और इंटरचेंजिंग P एंड Q, द वैल्यू ऑफ R इज 405, फाइंड द वैल्यू ऑफ X। X का वैल्यू इज क्लोज टू। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर यहां पे मैं एक रिलेशन बनाऊं तो क्या P बाय R इक्वल टू Q बाय X होना चाहिए? बोलो। P बाय R इक्वल टू Q बाय X होना चाहिए, होना चाहिए। R का वैल्यू 400 दिया हुआ है और रख देते हैं, तो आंसर बना P बाय Q इक्वल टू 400 बाय X। अच्छा, फिर बाद में लिखा P और Q को इंटरचेंज कर दिया, तो यह लिख दिया Q बाय R इक्वल टू P बाय X। हाँ जी बिल्कुल, ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है। Q को यहां रख दिया, P को यहां रख दिया, तो Q बाय R इक्वल टू P बाय X हो गया। इससे सॉल्व किया तो P बाय Q का वैल्यू X बाय R आ जाएगा। X बाय R में हम X का वैल्यू नहीं जानते, लेकिन R का वैल्यू 405 ओम कर दिया गया है। तो P बाय Q तो दोनों जगह सेम ही होगा, तो मतलब ये दोनों भी सेम होंगे। तो X अपॉन 405 इक्वल टू 400 अपॉन X। तो हमारा जो वैल्यू है X स्क्वायर इज 405 इंटू 400। इसको आप चाहो तो अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करो, नहीं तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं। 400 प्लस 5 इंटू 400 ऐसा चल रहा है एक्स स्क्वायर। इसमें से 400 को कॉमन ले लो, तो 400 इंटू 400 इंटू 1 प्लस 5 अपॉन 400, क्योंकि चेंज बहुत छोटा है। अब एक्स स्क्वायर हटाएंगे तो यहां रूट लगा देंगे, रूट में ये 400 का रूट 400 बाहर आ जाएगा,
और ब्रैकेट में बचेगा 1 + 5/400 का पावर 1/2। बाइनोमियल एक्सपेंशन कर देंगे तो 1/2 अंदर आ जाएगा, 5/400 हो जाएगा। अब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, ये 2 से 5 कैंसिल करोगे तो 2.5 आ जाएगा, 400 से 400 कैंसिल होगा, तो हमारा ये आंसर 400 + 2.5 आ जाएगा। आंसर आ जाएगा 402.5। कुछ समझ में आया क्या बाइनोमियल एक्सपेंशन कैसे काम करता है? क्या ये मैथमेटिक्स समझ में आई? ये सारे वैल्यू क्लोज हैं, लेकिन आप इस तरह से आप आंसर तक पहुंच सकते हैं आसानी से। ऐसे दूर बड़े बड़े वैल्यूज नहीं दिख रहे हैं, 404.5, 401.5, 403.5, 402.5। मुझे तो ये पता नहीं चल रहा कि दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट लेंगे तो सचमुच बीच वाला ही नंबर आएगा, लेकिन हमने इसको बाइनोमियली एक्सपैंड करके ऐसे सॉल्व कर दिया। 405 को लिखा 400 + 5, उसमें से 400 को कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बचा 1 + 5/400। 400 × 400 के ऊपर रूट लगाए तो 400 बाहर आ गया, और ये 1 + 5/400 का पावर 1/2 है। तो किसी का भी पावर 1/2 हो या कोई भी पावर n हो तो बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या करता है, पावर को अंदर मल्टीप्लाई कर देता है और हायर टर्म को इग्नोर कर देते हैं। और भी पावर के टर्म बनेंगे ना, ऐसे बनते हैं x² x³ ऐसे आगे वाले टर्म, तो वो x² x³ ऐसे x² x³ सबके अलग चलते हैं, फैक्टोरियल से डिवाइड होता है। वो बाइनोमियल वाले टर्म आगे वाले इग्नोर कर दिए। तो ये पुराना फैक्ट बात हो गई यार। 1 + x का पावर n को हम 1 + nx लिखते हैं अगर x इज मच लेस देन 1। खेल समझ गए क्या? वेरी गुड, तो बजाओ ताली। चलिए, ये वाला एक बार हमने कैपेसिटर में भी किया था बच्चों, शायद आपको याद होगा। यहां पे ए और बी के बीच में हमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है, और ये सारे रेजिस्टेंस आर हैं, ये सब आर हैं, आर 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 एंड आर। ये सारे रेजिस्टेंस का मैं एक एक नंबर लिख देता हूं, हालांकि वो वैल्यू नहीं है। ये रेजिस्टेंस नंबर 1, ये रेजिस्टेंस नंबर 2, ये रेजिस्टेंस नंबर 3, ये रेजिस्टेंस नंबर 4, ये रेजिस्टेंस नंबर 5, ये 6 और ये 7 है। तो बताओ व्हीटस्टोन ब्रिज की वजह से कौन सा रेजिस्टेंस हट जाएगा? ये पहले भी हमने किया हुआ है बच्चों, पहले भी किया हुआ है ये। इसमें कैपेसिटर था तब किया था ये सवाल, कौन सा वाला हटेगा? व्हीटस्टोन ब्रिज सिमिट्री लॉ से भी कर सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं, लेकिन सिमिट्री तो हम लोग देखते थे मिरर इमेज जैसा बनना चाहिए, यानी ये आर हो तो ये आर हो, R1 R1, ये R2 हो तो ये R2 हो, तो हम काट देते थे। लेकिन अब क्या बोल रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज में, ये R1 हो ये R2 हो, और ये कोई 5R1 हो और ये 5R2 हो तो भी कट जाएगा, क्योंकि रेशियो सेम आ जाएगा। आप खेल समझो, मिरर इमेज में एग्जैक्टली सेम होते थे तभी मेरा मिरर इमेज वाला दिमाग काम करता है। यहां पे मिरर इमेज नहीं है तो भी रेशियो सेम होने से कट जाएगा, दोनों में अंतर है। लेकिन मिरर इमेज जहां पे काम कर रहा है वहां पे मिरर इमेज बना के भी काट सकते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज एक बड़ा कॉन्सेप्ट हो गया, मिरर इमेज एक छोटा कॉन्सेप्ट हो गया। खैर, ये नंबर 2 वाला रेजिस्टेंस कट जाता है, याद है क्या आपको? ठीक है, तो ये दोनों सीरीज हो जाएंगे, ये सीरीज हो जाएगा 1 and 5 सीरीज, और 2 and 3 and 4 भी सीरीज, 3 and 4 सीरीज। फिर दोनों पैरेलल, फिर ये दोनों पैरेलल, फिर इसके साथ 5 वाला नहीं 6 वाला सीरीज, और फिर 7 वाला पैरेलल। ऐसे सर्किट बन जाएगा। चलिए, क्या आपको इनफाइनाइट लैडर सर्किट याद है?
चलिए याद है तो करते हैं। ये आर है, 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 सारे आर हैं। यहां पे बोला इफेक्टिव रेजिस्टेंस एक्स है, तो हमने मान लिया अज्यूम आर इफेक्टिव इज एक्स अक्रॉस ए बी। तो यानी कि पूरे सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस का वैल्यू एक्स है, यानी पूरा सर्किट उठा के फेंक दे तो फिर एक्स का रेजिस्टेंस उसको रिप्लेस कर देगा। लेकिन मैंने क्या किया, एक यूनिट के बाद यहां पे ए डैश और बी डैश लिख दिया, क्योंकि इंफिनाइट यूनिट में से एक यूनिट कम है तो इसका वैल्यू भी अप्रोक्सीमेटली एक एक्स ही होगा। तो हम कहते हैं कि सर एक क्यों काटा, दो काट देते तो भी तो एक्स रहता। लेकिन अगर इनफाइनाइट में से दो माइनस करो या एक माइनस करो, कौन सा आंसर पहले वाले रिजल्ट के बिल्कुल नजदीक रहेगा? तो तुम कहोगे इनफाइनाइट में से एक माइनस करेंगे तो वेरिएशन थोड़ा बहुत आना है, वो मिनिमम रहेगा। दो माइनस करेंगे तो थोड़ा सा वेरिएशन ज्यादा आ सकता है, तीन माइनस करेंगे तो वेरिएशन और ज्यादा। मतलब मिनिमम वेरिएशन के साथ अगर बनाए तो ये एक्स का वैल्यू एक यूनिट के बाद लिख देते हैं, उससे सॉल्विंग भी इजी होती है और अप्रोक्सीमेशन जो आ रहा है वो भी कम होता है। तो मैंने क्या लिखा, ए और फिर ये एक यूनिट बनाया और पीछे जो ए डैश बी डैश लिखा था उसकी जगह हमने एक्स लगा दिया, यानी पीछे वाले सारे सर्किट को काट के उसको एक्स मान के लगा दिया और बोला ए बी के अक्रॉस भी जो इफेक्टिव आंसर आएगा वो एक्स आएगा। तो ये हो गया आर एक्स अपॉन आर प्लस एक्स और ये हो गया आर, यानी आर प्लस आर एक्स अपॉन आर प्लस एक्स इक्वल टू एक्स। इसको इधर भेज दो और क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर लो। आर एक्स इक्वल टू आर प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस आर, एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स माइनस आर स्क्वायर। इन्फिनिटी वाले में हमने ये भी लिखा था एक सर्किट में कि अगर एक यूनिट का रेजिस्टेंस आर है, अगले यूनिट का रेजिस्टेंस बच्चों 2R है, याद आया? अगले यूनिट का रेजिस्टेंस बच्चों 4R है या नहीं है? फिर ऐसे इंफिनिटी तक जा रहा है सर्किट, तो क्या हम लोग इफेक्टिव रेजिस्टेंस बता सकते हैं ए बी के अक्रॉस? वो वाला जरा होमवर्क सॉल्व करना आप लोग। ये क्वेश्चन होमवर्क के खुद कर लेना यार। मैं इसमें ये सवाल भी दे दूं क्या? ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 8 है। एक्स का वैल्यू बताओ। ये पीछे लिखा था लेकिन ये यहां लिख दिया, होमवर्क हो गया। हाँ, तो आप कह रहे हैं एक यूनिट के पीछे 2x लगा देंगे और फिर उसको पूरे आगे वाले यूनिट के साथ ऐड करके इक्वल टू x कर देंगे, आंसर आ जाएगा। वेरी गुड। अगर आप एक बात सीख गए तो फिर आपको कोई डरा नहीं सकता है। ये वाला सवाल भी एक बार कर लेते हैं, इसको सॉल्व नहीं करेंगे, केवल लिख के देख लेते हैं। लिखा हुआ है नेटवर्क ऑफ इनफाइनाइट रजिस्टर्स मेड ऑफ वायर्स ऑफ रजिस्टिविटी स्मॉल आर। रजिस्टिविटी का मतलब है कि रेजिस्टेंस जो है लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा, तो ये वायर जो ए लेंथ का है उसका रेजिस्टेंस अलग होगा, लेकिन इसमें से अगर a/2 लेंथ का वायर कर देंगे तो रेजिस्टेंस r/2 हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए मैं मानता हूं कि ये रेजिस्टेंस को r बोला जाए, तो ये रेजिस्टेंस भी r है, ये भी r है, ये भी r है, ये भी r है, ये भी r है, लेकिन यहां पे दो जंक्शन के बीच में बोला जाए तो r/2 है, ये r/2 है, ये r/2 है, ये भी r/2 है, ये भी r/2 है और ये भी r/2 है। फिर इसके अंदर वाले बहुत सारे छोटे छोटे ट्राइंगल एक के एक इन्वर्ट बने हुए हैं, तो r/2 के आधे में जाओगे तो r/4 हो जाएगा,
R/4 के अंदर जाओगे तो R/8 हो जाएगा। आंसर नहीं लिखेंगे टोनी स्टार्क। तो फिर इस सर्किट को कैसे सॉल्व किया जाए, पूछा है कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी बताओ। मैंने सोचा कि अगर यहां पे एक लाइन ऑफ सिमिट्री बना दें तो ये जंक्शन ओपन हो सकता है। इन दो पॉइंट को एबीसी है, डी और ई लिख देता हूं। तो ये जो ट्रायंगल दिख रहा उल्टा वाला डीई वाला, डी और ई और यहां पे एफ है मान लो, ये जो ट्रायंगल है इसके अंदर भी उतने ही इनफाइनाइट ट्रायंगल्स छुपे हैं जितने बड़े वाले एबीसी ट्रायंगल के अंदर थे। यानी डी और ई के बीच में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो पहले वाले रेजिस्टेंस जैसा ही होगा, लेकिन एक गड़बड़ है कि एबीसी वाला ट्रायंगल का रेजिस्टेंस ज्यादा था और डी से स्टार्ट होने वाले हर ट्रायंगल का रेजिस्टेंस हाफ हो चुका है, उसके अंदर वालों के भी हाफ हो चुके हैं। तो अगर बी और सी के बीच में जो ट्रायंगल है उसका हम लोग इफेक्टिव रेजिस्टेंस एक्स मान ले, तो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस अब मुझे x/2 मानना पड़ेगा इनफाइनाइट ट्रायंगल्स का। ये जो बोला क्या आपको समझ में आ रहा है? ये कहीं खत्म नहीं हो रहे, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल इनफाइनाइट है। तो आपने कहा जो एबीसी वाला ट्रायंगल और डीईएफ वाला जो ट्रायंगल है वो एक जैसे हैं। एबीसी के अंदर भी इनफाइनाइट है और डीईएफ के अंदर भी इनफाइनाइट है, पर शर्त यह है, गड़बड़ यह है कि एबीसी वाला ट्रायंगल R/2 R/4 ऐसे स्टार्ट हो रहा है और डीईएफ वाला ट्रायंगल R/2 से स्टार्ट हो रहा है, R/2 R/4, यानी उसमें हर ट्रायंगल का रेजिस्टेंस पहले से हाफ हो गया, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी x/2 हो गया। तो अंदर के सारे इनफाइनाइट ट्रायंगल्स को उठा के फेंक दो, उसकी जगह x/2 लगा दो। तो मैंने फिर से एबीसी वाला ट्रायंगल बनाया और यहां ऐसे बी और सी, डी और ई के बीच में जो रेजिस्टेंस लगाया वो x/2 हो गया और यहां से यहां तक का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है उसका आंसर मैंने x मान लिया। तो क्या आप ऐसा बोल सकते हो, देखो ये R/R और R, ये 2R हो गई साइड, ये R हो गई, ये R हो गई, ये R है, ये R है। तो R और R मतलब ये दोनों पैरेलल, फिर सीरीज, फिर पैरेलल मिला के x के बराबर कर देंगे तो एक इक्वेशन बन जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। कुछ समझे क्या? बड़े ट्रायंगल के अंदर जो छोटे ट्रायंगल से इंफिनिटी जा रहा है उसका साइज पहले से हाफ है, इसलिए मैंने उसके इफेक्टिव रेजिस्टेंस को भी बाहर वाले ट्रायंगल के इफेक्टिव रेजिस्टेंस के मुकाबले आधा कर दिया। क्या आपको इस सवाल की चालाकी समझ में आई? आंसर तो मुझे याद नहीं है यार, सॉल्व कर लेना भाई। अच्छा ये बताओ, एग्जाम में भी आंसर लिखा आता है क्या? तुम लोग आंसर इतना परेशान रहते हो यार। अगर आंसर नहीं दिया रहेगा तो क्वेश्चन ही कोई सॉल्व नहीं होगा हमसे, फिर कैसे करेंगे एग्जाम में? अच्छा आता होगा आंसर लिखा, हाँ पेज के पीछे लिखा रहता आंसर। जो जैसे एग्जाम देने जाओगे, आईआईटी दोगे, तो आप पेज के पीछे देखना, उसमें आंसर लिखा रहता है, कंप्यूटर के पीछे लिखा रहता है। जैसे कंप्यूटर में आ रहा पेपर, आप कंप्यूटर के पीछे जाना, पीछे कंप्यूटर की मशीन के पीछे जाना, वहां आंसर लिखे रहते हैं, वहां से आंसर चेक कर लेना, ठीक है? मयंक जावला बोल रहे हैं कि एफिशिएंसी फॉर्मूला बताइए डीपीपी 2 के लास्ट क्वेश्चन में। देखो सिंपल है, अगर हम बैटरी लगाएं ईएमएफ ई का लेकिन वोल्टेज मिले V, तो V/E/100 कर देंगे, बैटरी का एफिशिएंसी आ गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मान लो बैटरी लगाई मैंने 10 वोल्ट की और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को मिल रहा है 8 वोल्ट, तो आप कहेंगे यार 10 वोल्ट का पैसा खर्च किया और बाहर मेरा बल्ब चमक रहा 8 वोल्ट का, तो मेरा तो बैटरी पूरे एफिशिएंसी में काम ही नहीं कर रहा। तो आप कहेंगे 8/10 × 100 यानी कि 80%।
ऐसे ही आपको V लिखना है ER अपॉन R प्लस R, और उसको E से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करना है, एफिशिएंसी आ जाएगा। तो R अपॉन R प्लस R, R अपॉन R प्लस स्मॉल r इंटू 100, ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला हो गया। अब मैं आपको एक और जबरदस्त मेथड सिखाता हूं जो कि एडवांस लेवल के क्वेश्चन में काम आएगा। इसलिए जो बिल्कुल मेंस लेवल पे अभी वर्क कर रहे हैं, थोड़ी देर अपने दिल पे पत्थर रखना, आपके अभी मेंस में ये काम नहीं आ सकता, ये एडवांस लेवल में काम आएगा। और आपको ये एडवांस लेवल के कुछ स्पेशल सवाल सॉल्व कराएगा जो फिर और किसी मेथड से सॉल्व नहीं हो सकते। मतलब इसमें हम इरोडोव के एक ऐसे सवाल को देखेंगे जो किसी भी और तरीके से सॉल्व नहीं हो सकता, चाहे आप कितनी भी जान लगा लो, ये सुपरपोजिशन से ही सॉल्व होगा। लेकिन सुपरपोजिशन एक जनरल मेथड है, जरा लिखो। ये मेथड आपको एडवांस क्लासेस में या आईआईटी के अंदर सिखाया जाएगा, और वहां पे सिखाया जाएगा कि ये मेथड का कैसा तरीका है, क्यों ऐसा आया। लेकिन मैं अभी आपको केवल तरीका सिखा रहा हूं। सुपरपोजिशन मेथड क्या है? अगर मान लीजिए एक सर्किट में 4 बैटरी है। देखो, जब आगे जब आप जब पढ़ोगे ना, कहां पे पढ़ोगे, जब आप आईआईटी में पढ़ोगे, तो सर्किट केवल ऐसे नहीं होते कि बैटरी लगी है, कभी कभी करंट सोर्स वाले सर्किट भी होते हैं। सर, करंट सोर्स वाले सर्किट कैसे होते हैं, ये मैं अभी बता दूंगा। तो आईआईटी वाले क्या फ्री में फीस लेंगे तुमसे? करंट सोर्स वाले सर्किट भी मिलेंगे, मतलब उसमें बैटरी की जगह करंट सोर्स लगा होगा। करंट सोर्स क्या होता है? जैसे बैटरी अपना एक पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स रखता है कि 5 वोल्ट का बैटरी लगा दी तो 5 वोल्ट दे रहा है। ऐसे करंट सोर्स एक ऐसे सोर्स होंगे जिनका काम करंट भेजना होगा, चाहे कितना भी वोल्टेज उनको लगाना पड़े। तो तुम रेजिस्टेंस बदल दोगे लेकिन वो 5 एम्पियर करंट भेज रहा है, दूसरा रेजिस्टेंस लग दोगे तो फिर से वो 5, यानी वो अपना वोल्टेज अकॉर्डिंगली चेंज करेगा जिससे कि करंट फिक्स हो जाए। ऐसे सोर्स भी होते हैं, ठीक है। लेकिन अभी आपको चिंता नहीं करनी है। लेकिन सुपरपोजिशन में 2 बातें, दोनों को याद रखना, क्योंकि बच्चे फिर दोनों को लेके कंफ्यूज होते हैं। ऐसा बोला कि वोल्टेज सोर्स, अच्छा मैं पहले सुपरपोजिशन मेथड सिखाता हूं। मान लीजिए हमारे पास एक सर्किट में 3 बैटरी है। मान लो ये एक सर्किट है जिसमें अलग अलग जगह पर 3 बैटरीज लगी हुई। ऐसा कोई सर्किट बना, ठीक है भाई, कोई सर्किट बना है जिसमें अलग अलग जगह पर 2-3 बैटरीज लगी, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या कहा कि मान लो इसमें ऐसे पूछा है कि इस ब्रांच का करंट बताओ, या इस ब्रांच का करंट बताओ, या इस ब्रांच का करंट बताओ। अलग अलग ब्रांच का करंट पूछा है, या इस ब्रांच का करंट बताओ। ऐसे अलग अलग रास्ते का करंट पूछा जा रहा है। अब आप सुनना ध्यान से, मैं जो बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं अगर मान लीजिए 2-3 बैटरी लगी हैं, तो आप इसमें सुपरपोजिशन में इंडिविजुअल बैटरी सॉल्व कर सकते हैं, इंडिविजुअल बैटरी। और फिर जो इंडिविजुअल बैटरी से करंट आएगा, वो करंट को सुपरपोजिशन कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। मैं आपको एक सिंपलर एग्जांपल देता हूं जिससे कि आपके दिमाग में पिक्चर बन पाए, आराम से समझना। मान लीजिए मेरे पास एक ऐसा सर्किट है जिसमें ये बैटरी रेजिस्टेंस है, फिर यहां बीच में भी एक रेजिस्टेंस है, फिर यहां पे एक बैटरी और एक रेजिस्टेंस है। बड़ा चिपका के बना दिया, आई एम वेरी सॉरी। चलिए मान लीजिए ये बैटरी V1 वोल्ट का, ये रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है, ये V2 वोल्टेज का है, ये रेजिस्टेंस R2 है, इसको R3 बोल दिया। मैंने पूछा R3 में करंट बताओ। आपने कहा यार ये तो बैटरी के पैरेलल कॉम्बिनेशन से सॉल्व करना पड़ेगा, या कोई तरीका लगाना पड़ेगा इसको सॉल्व करने का। फिर से वीडियो पॉज हो गया। ठीक है, देखो जरा ध्यान से। अगर मैंने बोला कि थोड़ी देर के लिए ऐसा होता कि ये बैटरी नहीं होता, तो आप कहते R2 और R3 पैरेलल है और R1 सीरीज है, और ये सर्किट बड़ा ही आसानी से सॉल्व हो जाता, क्योंकि सीरीज पैरेलल सॉल्व करके मैं इधर से करंट भेजता और फिर करंट को डिवाइड कर देता। मान लो इस ब्रांच में करंट I2 और इस ब्रांच में करंट I3 चला गया। आप खेल समझना,
मैंने क्या सोचा, अगर इसमें एक बैटरी होती तो क्या ये सर्किट आसानी से सॉल्व हो जाता? आपने कहा आसानी से सॉल्व हो जाता। तो इस बैटरी को देखो क्या लिखा है, क्या लिखा? इफ वोल्टेज सोर्स इज रिमूव्ड इट इज रिप्लेस्ड बाय अ कंडक्टिंग वायर। यानी कि अगर V2 हटाना है तो उसकी जगह वायर लगा दो, ऐसा लगेगा बैटरी नहीं है, सीधा जुड़ा हुआ है। अब मुझे बताओ R2 और R3 अगर ये बैटरी नहीं होती तो R2 R3 पैरेलल हो जाते कि नहीं? बिल्कुल हो जाते। पैरेलल के बाद ये R1 के साथ सीरीज हो जाता? बिल्कुल हो जाता। तो क्या सर्किट सॉल्व बड़ा आसानी से हो जाता? बिल्कुल सर, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता। तो मान लीजिए यहां से हमने करंट निकाल लिया, सर्किट सॉल्व हो गया। फिर मैंने इसी प्रोसेस को रिपीट करा। अब V1 वाला बैटरी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया और V2 से करंट बनाया। तो मान लीजिए यहां से करंट निकला, जैसे यहां से निकला I1, इसमें गया I2, इसमें गया I3। फिर जब इधर से करंट निकाला तो गया I4, यहां तक गया I4, ये I4 गया, फिर यहां पे I5 गया और नीचे वाले में I6 गया। तो मान लीजिए 3 करंट इधर वाले बैटरी से हमने अलग अलग रास्ते में निकाले, इधर से भी निकाल दिए। फिर मैंने कहा अब ये दोनों बैटरी एक साथ लगी हैं तो अलग अलग सॉल्व कर दिया, अब उनको सुपरपोजिशन कर दो। तो आप देखेंगे एक साइड वाले रास्ते में करंट राइट में जा रहा था I1 और लेफ्ट से आ रहा I5, तो जब इनको सुपरपोजिशन करेंगे तो I1 माइनस I5 हो जाएगा करंट। इस राइट वाले रास्ते में करंट I2 जा रहा था और नीचे से मतलब लेफ्ट में जा रहा I4, मान लो I4 बड़ा है I2 से तो हम बोलेंगे I4 माइनस I2। बीच वाले रास्ते में I3 और I6 करंट जा रहे थे, लेकिन I3 और I6 दोनों ही नीचे जा रहे हैं। आपको सुपरपोजिशन करना है, डायरेक्शन सेम तो ऐड करना है, डायरेक्शन अपोजिट तो सब्ट्रैक्ट करना है, और ऐसे ऐड किया तो डायरेक्ट आंसर फाइनल करंट का आ जाएगा। क्या ये तरीका समझे? सुपरपोजिशन मेथड ज्यादा, हाँ। अरे अनूप कुमार यार, मैं एक मेथड सिखाता हूं तो तुम दूसरे में घुस जाते हो, कह रहे हो सर हम E1/R1 प्लस E2/R2 से करेंगे। तो कर सकते हो, तो दुनिया के सारे सवाल E1/R1 प्लस E2/R2 से हो सकते हैं क्या? नहीं ना, ये तो एक सवाल मैंने बनाया, इसको कर लेना भैया। लेकिन सुपरपोजिशन से भी कर सकते हो। सुपरपोजिशन मेथड समझ में आया? अब मुझे बताओ कि ऐसे अगर सर्किट दिया हो तो सुपरपोजिशन नहीं लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मुझे 4 बैटरी का सर्किट दे दिया तो 4 बार सॉल्व करना पड़ेगा, फिर 4 बार उसके करंट निकालने पड़ेंगे, 4 बार ऐड करना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा। आसान करता है, टाइम ज्यादा लगाता है। हमारे पास टाइम की कमी है एग्जाम में। ठीक, एक सवाल देखते। दूसरा मैंने बोला अगर मान लो किसी सवाल में दिया है कि करंट आई आ रहा है, एक सर्किट में करंट आई आ रहा है या उधर से आई जा रहा है, तो उनको करंट सोर्स मान लो। अगर करंट सोर्स के हिसाब से करोगे तो बस करंट सोर्स हटाना है तुम्हें। जैसे कि अगर कहीं पर सर्किट में कुछ करंट सोर्स दिए हैं, ये बोल रहा है करंट सोर्स है I1 का, यहां पे एक रेजिस्टेंस है, यहां एक रेजिस्टेंस है, यहां एक रेजिस्टेंस है, यहां पे करंट सोर्स। तो करंट सोर्स जब हटाएंगे तो बस हटाना है कि ये करंट सोर्स हटा दिया तो ओपन ब्रांच हो जाएगा, ये हटा दिया तो इस करंट सोर्स से क्या होगा ये निकालो, फिर ये हटा दिया और ये लगा दिया तो इस करंट सोर्स से क्या होगा वो निकालो, और दोनों करंट सोर्स के रिजल्ट को सुपरपोजिशन कर दीजिए, डायरेक्ट आ जाएगा। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा? आपको याद रखना है। चल कोई बात नहीं, आया नहीं आया नहीं आया, कोई बात नहीं भाई। देखो सवाल पढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करेंगे, जिसको आया उसको, मैंने बोला ना ये चीज एडवांस के लिए। नहीं आया तो कोई चिंता नहीं। 4 वोल्ट, इस बैटरी का नाम लिखा 2 वोल्ट, ये रेजिस्टेंस का वैल्यू है 2, इसका वैल्यू है 2, इसका वैल्यू भी है 2। चलिए अगर हम E2 को हटा दे, रिमूव कर दो और रिप्लेस कर दो प्लेन वायर से, रिप्लेस विद कंडक्टिंग वायर, ऐसे E2 रिमूव हो गया, E2 नहीं है। अब ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, 2 और 2 पैरेलल में हो गए, रेजिस्टेंस हो गया 1,
1 और 2 सीरीज में हो गए, रेजिस्टेंस हो गया 3। तो ये जो बैटरी 4 वोल्ट की मैंने ली है, इससे करंट चलेगा 4/3। ये करंट गया 4/3 एंपियर, यहां पहुंच गया, यहां से दो बराबर रास्ते में डिवाइड हुआ तो ये आ गया 2/3 और इसमें भी करंट आ गया 2/3। एक फोटो सॉल्व हो गया। अब यहां लिख दिया हमने 2 वोल्ट का बैटरी और E1 हटा दिया। E1 हटाया तो ये रेजिस्टेंस है 2, ये रेजिस्टेंस भी है 2, 2 और 2 हो गया पैरेलल में 1, 1 और 2 मिलके हो गया सीरीज में 3। तो यहां से करंट चला 2/3, यहां चला 2/3, इसमें गया 1/3 और इसमें भी गया 1/3। अब किसी भी ब्रांच को आप सुपर पोजिशन करके बताओ कि क्या क्या करंट है। अगर मैंने बोला इस ब्रांच का नाम ए बोल दिया, इस ब्रांच का नाम बी बोल दिया और नीचे वाले ब्रांच का नाम बी, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब मैं आपसे पूछता हूं ब्रांच ए में करंट क्या है, तो ब्रांच ए में 4/3 गया राइट में, 1/3 गया लेफ्ट में। आंसर आया आई ए का 4/3 माइनस 1/3 यानी 1 एंपियर। अगर हम बी ब्रांच का बोले तो 2/3 है राइट में, 2/3 है लेफ्ट में, करंट इन ब्रांच बी आ गया 0 एंपियर। अगर हम करंट इन ब्रांच सी पूछे तो सी ब्रांच का करंट है 1/3 प्लस 2/3 यानी कि करंट इन सी ब्रांच इज 1 एंपियर। अरे तुम लोग सीरीज पैरेलल भी सॉल्व नहीं करोगे क्या? अब 2 ओम के दो रेजिस्टेंस हैं, 2 और 2 पैरेलल हो गया 1 हो गया, 1 को 2 के साथ सीरीज में ऐड कर दिया 3 हो गया। बैटरी 4 ओम की है, 4 वोल्ट की है, 4/3 करोगे तो 4/3 करंट आएगा। कैसी नालायक जैसी बात कर रहे हो? कह रहे 4/3 करंट कैसे आया? भाई सीरीज पैरेलल के लिए थोड़ी ना क्लास चल रही है, सीरीज पैरेलल पढ़ना है जाओगे पढ़ो ना कहीं और। चलिए अभी ये एक मेथड मैंने सिखाया आपको, ऐसा नहीं है कि हर सवाल में पिल जाना है मेथड को लेके। एक मेथड है, दुनिया में चलता है, सीख लो। अभी ज्यादा नाटक नहीं करो, सर क्या करें, अब सर क्या करें, इसको तो पहले कर चुके थे, अब तो हो गया सर। अरे रुक जाओ ना यार। देखो ये एक ऐसा सवाल है जो दुनिया में फिर किसी और मेथड से सॉल्व नहीं हो सकता। इरोडोप का क्वेश्चन है, हमको करना आना चाहिए अगर एडवांस पे हम हैं। पढ़ो जरा, इनफाइनाइट ग्रिड ऑफ आइडेंटिकल रजिस्टर्स हैं, सबका रेजिस्टेंस आर मान लेते हैं, रेजिस्टेंस आर, सभी दो जंक्शंस के बीच के रेजिस्टेंस का वैल्यू आर है, मतलब ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, सब आर है, सब वायर आर है। इसमें कहीं बीच में कोई पॉइंट का टर्मिनल ए ले लिया और कोई टर्मिनल को बी ले लिया। अब बोला है ए और बी के बीच में हमको इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। अब देखना इसको करंट प्रोसेस से करते, करंट वाले से। मैंने इसको एक ऐसे सोर्स से कनेक्ट कर दिया जो आई करंट भेजता है, आई करंट का सोर्स से इधर कनेक्ट कर दिया, और बी से हमने कनेक्ट कर दिया आई सोर्स का करंट बाहर आ रहा है। आप समझना यहां पे करंट सोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, ठीक है। करंट को ज्यादा बार डिवाइड नहीं करना, बहुत सिंपल है, आप समझना, आराम आराम से समझोगे, आपके मन में एकदम बैठ जाएगा। ये समझ लो कि दो करंट सोर्स हैं, एक करंट सोर्स से आई, देखो आप जब भी इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालते हो तो बैटरी लगाते हो, बैटरी से जो इफेक्टिव करंट ड्रॉ करता है उसको बोलते हैं कि भाई, जैसे मैंने बोला एक सर्किट है, 10 वोल्ट का बैटरी है, इसको किसी सर्किट से कनेक्ट कर दिया, यहां सर्किट है, इस सर्किट में कितना रेजिस्टेंस है मैं आपको नहीं बता रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि यहां से 5 एंपियर करंट सर्किट में जा रहा है, तो सर्किट का रेजिस्टेंस बता सकते हो क्या? बता सकते हो क्या? ये जो सर्किट में कितना रेजिस्टेंस है मैंने नहीं बताया, सर्किट में क्या क्या अंदर है वो भी नहीं बताया, केवल ये बताया कि 10 वोल्ट का बैटरी लगाने से ये सर्किट 5 एंपियर करंट ड्रॉ कर रहा है। क्या बता सकते हो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? बोलो भाई।
आपने कहा जो भी टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल करंट है उसका रेशियो कर देंगे तो रेजिस्टेंस आ जाएगा। ये बात क्लियर है? हाँ, तो बिल्कुल वैसा ही इमेजिनेशन यहां करना है, लेकिन यहां मैंने क्या किया कि करंट आई भेजने वाला एक बैटरी ऐसा लगाया है कि करंट आई इधर से भेज रहा है और करंट आई उधर से खींच रहा है। बैटरी भी यही करता है, जिन दो टर्मिनल के बीच में, जैसे यहां से करंट आई सर्किट के अंदर जाएगा और दूसरे साइड से करंट आई वापस आ जाएगा। लेकिन इसको दो अलग अलग सोर्स की तरह इमेजिन करना है, और मैं जो मेथड बता रहा हूं उसको ग्रास्प करना, उसमें क्वेश्चनबाजी नहीं करनी है, केवल याद करना है मेथड कैसे काम कर रहा है। ठीक है, सवालबाजी नहीं करनी। समझो कि ये दो करंट सोर्स हैं, एक करंट सोर्स आई करंट भेज रहा है और दूसरा करंट सोर्स हमने हटा दिया। आप थोड़ा इमेजिन करना कि अगर ये हाईली सिमेट्रिकल इनफाइनाइट ग्रिड है और ए पॉइंट पर करंट आई हम भेज रहे हैं, ये ए पॉइंट है, यहां पे ए पॉइंट, इसमें करंट आई भेज रहे हैं, तो अगर चारों तरफ ये इनफाइनाइट तक फैला है तो ए पॉइंट मिड पॉइंट ऑफ द सर्किट है। करेक्ट? ये बात समझ गए क्या? अगर मैंने करंट आई ए पॉइंट से एंटर करा दिया, बी वाला हटा दिया, केवल ए से भेज रहे हैं वो सॉल्व करेंगे, उससे डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे, फिर केवल बी से खींच रहे हैं वो सॉल्व करेंगे, उससे डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे, दोनों डिस्ट्रीब्यूशन का सुपरपोजिशन करेंगे, इफेक्टिव करंट आ जाएगा। चलो बताओ, अगर मैंने कहा कि केवल ए से करंट आई भेजा जाता, केवल ए से, मतलब एक बार में एक ही करंट सोर्स को लेना है, दूसरा करंट सोर्स हटा देना है। करंट सोर्स जब लगाते हैं तो एक एक करके लगाना है। ठीक है, तो ये करंट आई भेजने वाला करंट सोर्स है, इसको ड्रॉ करने से मतलब नहीं, ये करंट भेज रहा है बस सर्किट में, केवल इसको देखना है। बी वाला हटा दिया हमने, तो बताइए यहां पे ये मिड पॉइंट अगर है तो इसके चारों तरफ के एक जैसे रास्तों में करंट भी बराबर बराबर डिवाइड होना चाहिए। अब ये जो बी पॉइंट है ये यहां है, यहां से करंट ड्रॉ नहीं कर रहे, केवल ए से भेज रहे हैं, यानी कि ये दो सोर्स हैं, एक करंट भेजता है दूसरा करंट खींचता है, उसी को इफेक्टिव बैटरी बोल रहा हूं। एक साइड से भेजेगा दूसरे साइड से निकालेगा। हम एक एक करके सॉल्व करें। केवल करंट भेजा तो कैसे डिवाइड होगा? आई बाई फोर, आई बाई फोर, आई बाई फोर, आई बाई फोर। अब यही सर्किट में दोबारा बना दूं और बी से केवल, यहां में मान लो बी है, केवल आई करंट बी से निकालूं, मतलब इसमें केवल भेजा वो फोटो और इसमें केवल बी से बाहर निकालते वाला फोटो बनाए, तो बताइए किस रास्ते से करंट आएगा? आप बोलेंगे बी से चारों तरफ जो रास्ते हैं उनसे आई बाई फोर करंट खींचेगा, आई बाई फोर खींचेगा। ये थोड़ा थोड़ा जहर है, थोड़ा सा अलग है मेथड, इसलिए अब समझना। यहां पे अगर आई बाई फोर, आई बाई फोर, आई बाई फोर केवल बी के ड्रॉ करने से बनता है और केवल ए से भेजने पर भी आई बाई फोर बनता है, तो ए से बी के डायरेक्ट कनेक्शन में टोटल कितना? आप दोनों को सुपर पोजिशन करो, इसको उठा के इसके ऊपर रख दो और दोनों को सुपर पोजिशन करो, तब आपको दिखेगा अगर ए भेजा और आई, ए पे आई भेजा और बी से आई निकाला, तो ए से आई भेजने का आई बाई फोर हो गया, बी से आई खींचने का भी आई बाई फोर हो गया। नहीं कहना सर यही वाला आई बाई फोर तो बी से आ जाएगा, ऐसा नहीं, सुपर पोजिशन। तो अगर मैं आपको यह बोलूं कि अगर टोटल करंट ए से बी पूछा जाए, देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं ए, ये लिख रहा हूं बी, तो आफ्टर सुपरपोजिशन अगर यहां से आई करंट भेजा और यहां से आई करंट एक साथ निकाला, तो ए से बी में करंट आई बाई फोर प्लस आई बाई फोर यानी आई बाई टू हो जाएगा। ए से बी का इफेक्टिव रेजिस्टेंस आर है बच्चों, तो ए से बी का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वी ए बी इज इक्वल टू आई बाई टू इंटू आर। बस सर्किट सॉल्व हो चुका है। यहां पे थोड़ा सा कर देता हूं, ये भी सवाल करेंगे अभी, लेकिन यहां कर देता हूं। मान लीजिए मैंने जो बैटरी लगाया था वो VAB का था और यहां पे जो इनफाइनाइट सर्किट था, इसका रेजिस्टेंस R इफेक्टिव था और इसमें करंट I जा रहा था, I आ रहा था, तो VAB का वैल्यू
इज इक्वल टू आई इंटू आर इफेक्टिव है, लेकिन वी ए बी का वैल्यू अभी अभी हमने आई बाई टू निकाला था, आई बाई टू इंटू आर इज इक्वल टू आई इंटू आर इफेक्टिव। तो अगर इससे कंपेयर करें तो आर इफेक्टिव का वैल्यू आर बाई टू। एक बार और करके बताता हूं मैं आपको, एक बार और बताता हूं। ये वाला सर्किट सबके लिए नहीं है, ये मैंने रिस्क उठाया है। नॉर्मल क्लास में भी ये सर्किट केवल 10-15 लोगों को ही ये मेथड एक्सेप्ट होता है, बाकी सब कहते हैं नहीं सर हम नहीं मानेंगे ये मेथड। तो आपकी मर्जी है, आप मेथड नहीं मानो तो मत मानो, ठीक है। एक बार और ट्राई करते हैं, देखो जरा ध्यान से। मैंने बोला ऐसे इनफाइनाइट लैडर सर्किट में, सॉरी इनफाइनाइट मैश बना हुआ है, इनफाइनाइट में किसी भी दो एडजेसेंट जंक्शंस के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछा है। आपको बोलना है केवल आई करंट भेजा जाता तो अगल बगल के रास्ते में आई बाई फोर, मतलब यहां आई बाई फोर लिख दो। फिर यही सर्किट दोबारा बनाया और बी पॉइंट से आई करंट बाहर निकाला तो आई बाई फोर इसके चारों तरफ के रास्ते से आ गया, यहां पे आई बाई फोर लिख दिया। अब आपको बोलना है कि ए और बी अगर दोनों एक साथ करंट फेंकें और इन दोनों को सुपरपोजिशन कर दें तो आपको ए से बी वाले रास्ते में आई करंट जाने पर आई बाई टू इसमें जाएगा, बाकी आई बाई टू और पूरा फैल के आएगा दूसरे रास्तों से। सर ये आई भेजा, केवल आई बाई टू इसमें गया, ए से बी में आई बाई टू गया, तो बाकी करंट कहां गया? तो बाकी करंट बाकी इधर उधर से घूम के बी तक पहुंचेगा, पूरे रास्ते से ऐसे घूम के इनफाइनाइट होते हुए बी तक पहुंचेगा। तो ए से बी में आई बाई टू करंट है। अगर ए से बी में आई बाई टू करंट है, अच्छा दूसरा बात है, अगर मान लो इस पूरे सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस आर इफेक्टिव हो और इसमें करंट आई जाता हो तो इसका वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस आई इंटू आर इफेक्टिव होगा। या आर इफेक्टिव का वैल्यू कैसे निकालते हैं? आर इफेक्टिव होता है वोल्टेज अपॉन करंट। ये अभी अभी हमने इस पिछले वाले में भी किया था, अरे गायब हो गया। अभी अभी यहां पिछले वाले में भी यही किया था, क्या कि अगर वोल्टेज 10 वोल्ट का लगा और 5 एंपियर करंट है तो रेजिस्टेंस कैसे निकाला? वोल्टेज अपॉन करंट। फिर गायब हो गया। तो मैंने ए बी वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट आई भेजा। ए बी वाला रेजिस्टेंस खुद आर बाई टू है, लेकिन इस सर्किट का रेजिस्टेंस आर इफेक्टिव है, वो हमें मालूम नहीं है, वो भी ए बी पे है। सर्किट का रेजिस्टेंस आर इफेक्टिव है और सर्किट में करंट आई भेज रहे हैं, तो आर इफेक्टिव का वैल्यू, यहां पे वोल्टेज वी लगा है, यहां पे वोल्टेज वी लगा है, तो हम बोलेंगे ये आई बाई टू करंट जा रहा है। गचपच होता जा रहा है मुझसे भी। जब दोनों को सुपरपोजिशन किया तो ए से बी के डायरेक्ट रास्ते में आई बाई टू करंट जा रहा है। तो मैं पूछूं, बताओ आई बाई टू करंट अगर आर रेजिस्टेंस में जाएगा तो ए से बी में कितना वोल्टेज है? तो आप इस वोल्टेज को बोलोगे आई बाई टू इंटू आर। जबकि अगर मैं बोलूं इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस आर इफेक्टिव और इस पूरे सर्किट में आई करंट जा रहा है, तो इसी वोल्टेज को बोलेंगे आई इंटू आर इफेक्टिव। तो आई बाई टू इंटू आर का जो वोल्टेज है वो भी ए से बी का है और आई इंटू आर इफेक्टिव भी ए से बी का है। दोनों वी को आपस में कंपेयर करें, आई से आई कट जाएगा, आर इफेक्टिव का वैल्यू बन जाएगा आर बाई। जल्दी जल्दी एक सवाल और कराता हूं आपको, देखते ही आंसर आ जाएगा, ध्यान से देखना। एक सवाल और करा रहा हूं। हां, अगर मैंने बोला यहां पे एक आई करंट भेजा जाए, ये देखो ऐसे टर्मिनल्स बने हुए हैं, दूसरा टर्मिनल बी है, उधर से आई करंट। अगर ये स्ट्रक्चर में एक जंक्शन में देखो, जैसे ए वाला है, कितने ब्रांच ब्रेक हो रहे हैं? 3। तो यहां कितना करंट जाएगा? आई बाई 3। यहां कितना जाएगा? आई बाई 3। और बी की तरफ कितना जाएगा? आई बाई 3। अगर हम केवल बी से एक्सट्रैक्ट करते
केवल बी से एक्सट्रैक्ट करते, केवल बी से करंट आई खींचे तो I/3 I/3 I/3, तो केवल बी से करंट खींचे I/3 I/3 और I/3, तो ए से बी में टोटल करंट दिखेगा I/3 प्लस I/3, तो ए से बी का टोटल वोल्टेज आ गया 2I/3 इंटू आर, और इस वोल्टेज को करंट आई से डिवाइड कर दो तो आर इफेक्टिव, वोल्टेज अपॉन टोटल करंट इज आर इफेक्टिव, तो आई हटा दिया, यानी जितना करंट आपको दिखे उसको रेजिस्टेंस के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आर इफेक्टिव बन जाए। ठीक है, जल्दी से एक बार और देखो, अगर मैंने बोला ऐसे, मान लो यहां ए है, ये बी है, ये सी है, अब ए और सी के बीच में पूछा है, अगर ए पे करंट आई भेजेंगे तो यहां जाएगा I/3, फिर यहां से चल के दो पार्ट में डिवाइड होगा तो यहां आएगा I/6। यही सर्किट को दोबारा देखते हैं, सी पे, अगर सी से आई करंट खींचूं, अगर सी से आई करंट ड्रॉ करें, आई करंट ड्रॉ करें, खींच लें बाहर, तो I/3 I/3 और I/3, मतलब बी से सी के रास्ते में I/3 है, और अगर यहां से I/3 ड्रॉ करेंगे तो इस रास्ते पे आएगा I/6 एंड I/6। अब बताओ, पहले ए बी वाले रास्ते में I/3 था, अब ए बी वाले रास्ते में I/6 है, दोनों को सुपर पोजिशन करें, दोनों को सुपर पोजिशन करें तो आपको ए बी वाले रास्ते में दिखेगा I/3 प्लस I/6, और BC वाले रास्ते में दिखेगा I/6 प्लस I/3, ये भी हो गया I/2, ये भी हो गया I/2। अब अगर A से C पर बैटरी लगा रखी है तो वोल्टेज अक्रॉस AC हो जाएगा I/2 इंटू आर प्लस I/2 इंटू आर, और जो वोल्टेज आ गया उसको I से डिवाइड कर दोगे तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ जाएगा AC के बीच में, तो I/2R I/2R यानी IR हो गया, IR और R काटा तो RAC का वैल्यू R आ गया। अगर ये मेथड अपने दिमाग में बिठाया तो आपको ये सवाल सॉल्व हो जाएगा, अगर नहीं है तो ये वाला सवाल छोड़ के जाना है, ठीक है। बट एडवांस के अलावा ये कहीं आ नहीं सकता, इसलिए बिंदास रहो, मेंस तक कोई टेंशन की बात नहीं। बट ये मेथड सीख गए हो तो आप इसको चलाते रहो, क्योंकि इसके लॉजिक अभी क्लियर नहीं है, इसलिए कई लोगों को दिक्कत आएगी। एक सवाल मैं आपको और दे रहा हूं, यहां पे लिखा है ए, ये लिखा है बी और ये लिखा है सी, और हर रेजिस्टेंस आर है, ईच रेजिस्टेंस आर। आपको बोलना है आर इफेक्टिव ए बी का आंसर बताना है और आर इफेक्टिव ए सी का आंसर बताना है। जैसे सी से खींचोगे तो I/4 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 दिखेगा, लेकिन यहां से I/4 खींचना है तो यहां से कितना जाएगा, तो यहां से आएगा I/12 I/12 और I/12। क्या ये खेल समझ पा रहे हो? ए से बी जाना है और बी से सी, तो सी से अगर मैं करंट ड्रॉ करूं ऐसे I, तो I/4 I/4, ये I/4 है, और ये I/4 इधर से आया तो ए से कितना आया, I/12 आया। समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। डेल्टा स्टार मेथड अब नेक्स्ट क्लास में कराया जाएगा, डेल्टा स्टार नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, और नेक्स्ट क्लास में सिखाएंगे डेल्टा स्टार कब यूज करें। हमारी लाइफ में ऐसा समय बहुत कम आएगा जब हम डेल्टा स्टार यूज कर रहे होंगे, यानी हार्डली किसी 2-3 सवाल में आएगा,
लेकिन एडवांस लेवल का भी कभी आज तक सवाल डेल्टा स्टार वाला आया नहीं है। तो लेकिन सिखा दूंगा आपको, क्योंकि सिखा देना चाहिए, एक ही लाइफ है, सीख लो। चलो बाय बाय।